नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। खरगोन में हुए विवाद के बाद अब इस बार सियासत इस पर जमकर हो रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने खरगोन की घटना को लेकर जो ट्वीट किया उसमें किसी दूसरी जगह की तस्वीर लगा दी। बाद में दिग्विजय सिंह को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस ट्वीट को हटा दिया। साथ ही दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने पर सवाल उठा दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पत्थर चलाने वाले चाहे जिस धर्म के हों, क्या सब पर कार्रवाई सरकार करेगी? उधर बीजेपी की शिकायत पर अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उधर यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वर्ग विशेष को, खास मजहब के लोगों को चिन्हित कर सिर्फ उन पर कार्रवाई हो रही है, जबकि दंगे में दोनों पक्ष के कुछ लोग इन्वॉल्व थे, दूसरे पक्ष पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो यह सियासी लड़ाई है या सांप्रदायिक उन्माद, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको हम सरकार का क्या कहना है यह दिखा देते हैं। जैसे ही ये ट्वीट आया उसके बाद सरकार ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और इस मामले को लेकर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा था। सुनते हैं दोनों ही पक्ष क्या कह रहे हैं। सरकार का पहले क्या पक्ष है ये सुन लेते हैं। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। आज सवेरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने का, वो फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। श्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र रचा है। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, वर्गों में वैमनस्यता फैलाने वाला जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, इस तरह का केस भोपाल की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 153(1), 295, 465, 505/2 ये इन धाराओं में भोपाल में केस रजिस्टर्ड अभी हुआ है। उधर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है यह भी सुन लीजिए। देखिए, सोशल मीडिया के युग में किसी से भी गलती हो सकती है। सोशल मीडिया के युग में यदि उस गलती को सुधार लेने का तरीका कोई तो उस चीज़ को डिलीट कर दो। यदि दिग्विजय सिंह जी ने कोई ट्वीट किया और उसके बाद उनको ये लगा कि ये गलत स्थान का कर दिया तो उन्होंने उसको सुधार लिया, उन्होंने डिलीट कर दिया। तो ऐसी गलती तो शिवराज जी भी कई बार कर चुके हैं, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा सब कर चुके हैं। शिवराज जी तो भोपाल में रेलवे स्टेशन का छज्जा गिरा था तो 2 लोगों की उन्होंने मौत बता दी थी। तो हमने ही सलाह दी थी कि आपका ट्वीट गलत है, कोई भी मौत नहीं हुई, घायल है सिर्फ 2 लोग। उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया था। अभी इस तरह एफआईआर और मुकदमे कायम होने लग जाए या शिकायत होने लग जाए तो राजनीति का एक गलत परंपरा को भाजपा जन्म दे रही। शायद भाजपा जानबूझकर इसको इसलिए हवा दे रही कि मुद्दों से भटकाना चाहती है। उनकी सरकार का फेल्यूर है खरगोन की और सेंधवा की घटना, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की नाकामी साबित है उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जानबूझकर कांग्रेस के ट्वीट को, दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट को सहारा बनाया जा रहा है। तो क्या है हमारे सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं और फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, खरगोन में फिर सुलगी हिंसा की आग, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी पर दाग, चुन चुन कर उपद्रवियों के ठिकाने जमींदोज, क्या बुलडोजर से हटेगा दंगों का बोझ? विवादित ट्वीट कर फिर फंसे दिग्विजय, बीजेपी बोली इन्हीं को जाता है साजिश का श्रेय। एमपी के अमन चैन पर सियासत भारी, सांप्रदायिक एजेंडे से होगी क्या चुनावी तैयारी? हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि इस सवाल के पीछे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आधार हैं और इन सवालों को लेकर के हम जरूर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, स्वागत करता हूं आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस डिबेट में। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता मृणाल पंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। मृणाल जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस अरुण गुटू जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, पंकज जी आपके पास सबसे पहले आता हूं,
मुझे ये बताइए सर कि सियासत ऐसे हो रही है जिससे अब ये आशंकाएं जन्म ले रही हैं कि ये केवल धार्मिक उन्माद नहीं था, ये सियासी फसाद भी हो सकता है। क्या ऐसी आशंका आपको भी है? देखिए अभिलाष जी, ये स्पष्ट तौर पर जो हम कल से कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द नष्ट हो, मध्य प्रदेश की छवि खराब हो। और बहुत देर नहीं लगी और आज सुबह श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट सामने आया, कितनी शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के 2 बार के सांसद, तमाम बड़े पद पर करने वाले व्यक्ति यदि मध्य प्रदेश की छवि खराब करने के लिए बिहार के किसी धार्मिक स्थल की स्थिति को मध्य प्रदेश का निरूपित करें और उसके बाद मुंह की बातें करें, अपनी गलती को स्वीकार न करें, मैं तो कहता हूँ ये उनका षड्यंत्र है और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। आपको ये याद दिलाऊं अभिलाष, 2020 दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में इंदौर बेंच में एक PIL लगाते हैं और उसमें भी वो विरोध करते हैं कि राम मंदिर के नाम पर जो चंदा हो रहा है वो सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे, उससे दिग्विजय सिंह जी की PIL थी। क्या स्थिति सबके सामने है? क्या बिगाड़ा है सनातनियों ने, हिंदुओं ने दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस का? हम समझ नहीं पाते, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी सलमान खुर्शीद के पक्षधर हैं जो कहते हैं कि हिंदू धर्म ISI और बोको हराम के समान है। दिग्विजय सिंह को बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी लगता है। दिग्विजय सिंह राम काज का विरोध करते हैं और मैं मानता हूं कि उनकी राजनीति तुष्टीकरण की कांग्रेस की राजनीति है, पर मध्य प्रदेश के मान सम्मान और अस्मिता के मूल्य पर राजनीति, मध्य प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द के मूल्य पर राजनीति, मध्य प्रदेश के लोगों को संकट में डालने के मूल्य पर राजनीति, हर जगह राजनीति। कोई तो स्थान दिग्विजय सिंह जी शेष छोड़ दीजिए। और यह मेरी पीड़ा नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की पार्टी के परासिया की विधायक सोन वाल्मीकि जी की पीड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जी प्रमाणित करिए, अन्यथा कांग्रेस कटघरे में खड़े होती है। आपके कारण छोटे छोटे कार्यकर्ता हताश निराश हैं और पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के कृत्यों को कांग्रेस कब तक ढोएगी और कैसे धोएगी। इतनी राजनीतिक गंदगी, इतनी मलिनता। अभिलाष जी, मुझे बहुत पीड़ा और बहुत आश्चर्य है कि ऐसे राजनेता भी जो समाज में, राजनीति में, कांग्रेस जैसे दल में है, जिनका उद्देश्य फूट डालो राज करो है। तुष्टीकरण के लिए आप इस स्तर पर इतना नीचे गिर जाएंगे कि कहीं का झूठा चित्र लाकर मध्य प्रदेश के माथे पर उसके कलंक लगाने का प्रयास करेंगे। शर्म आना चाहिए। ये कानून अपराध तो है ही अभिलाष जी, ये नैतिक अपराध भी है। कम से कम क्षमा तो मांगती, बाकी तो कानून अपना काम करेगा। दिग्विजय सिंह जी, थोड़ी नैतिकता शेष हो, लाज शर्म शेष हो तो क्षमा याचना करिए मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों से। नैतिक अपराध किया है आपने। मृणाल जी, मैं आपके पास आता हूं। मृणाल जी, बड़े नेता जो होते हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी चीज को लेकर के एकजुट हो, खासतौर से विपक्ष के, तो उन्हें गति देने का काम करते हैं, उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब भी इस तरह की बातें आती हैं, दिग्विजय सिंह जी के बयान हो, उनके ट्वीट्स हो या उनका जो प्रयोजन हो, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाता है और बजाय वो गति दें, सारा मोमेंटम तोड़ता नजर आता है। क्या आपको लग रहा है कि फिर से बड़ी गलती कर दी है दिग्विजय सिंह ने? आप इसे बहुत हल्की चीज मानते हैं? विलास जी, सबसे पहले तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते मैं मध्य प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे दौर में जब विभिन्न तरह के सांप्रदायिक लोग मध्य प्रदेश में नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, ऐसे में हम महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए मध्य प्रदेश को अमन और शांति का टापू बनाए रखें, इन सांप्रदायिक कुचक्रों और नफरती लोगों के जाल में न फंसे और मध्य प्रदेश की जो परंपरा रही है प्रेम की, उसको अक्षुण्ण रखने का काम। मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपा करके सरकार के उस बयानों पर भी ध्यान न दें जो मध्य प्रदेश में शांति को व्यवस्था बनाए रखने की जगह उत्पाद को हवा देने का काम कर रही है। राजनीतिक दोषारोपण को अपनी प्राथमिकता समझती है, दंगों को शांत करना। और खरगोन में ऐसे लोग जिनके घर पर 2-2 दिन से भोजन नहीं पहुंचा है, उन लोगों का ध्यान रखने की जगह जो राजनीति करने में व्यस्त है, कृपया उस पर भी ध्यान दें। मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ राजनीतिक दल जो श्री राम भगवान के जन्म के पावन पर्व को, मर्यादा पुरुषोत्तम के पावन पर्व को अमर्यादित दुष्कर्म का पर्व बनाना चाहते हैं और उसको इसी तरह से प्रचारित कर रहे हैं, उन सब को भी जवाब दें और बताएं कि हम अच्छे हिंदू के तौर पे श्री राम भगवान के मर्यादा को आके आचरण को अपने जीवन में भी ढालेंगे। ये सबसे पहले हम सब संकल्प लें और आगे बढ़ें। अब जहां तक रही दिग्विजय सिंह जी की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हो गया
कि गलत ट्वीट पर भी केस दर्ज करने की परंपरा चालू हो गई अभिलाष जी, तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को रीट्वीट करने वाले लाखों लोगों पर कल से मध्य प्रदेश में केस दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तो मंत्री संतरी न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी अफवाहों की फैक्ट्री हैं और झूठ का प्रचार प्रसार करने वाली नदी के समान सोशल मीडिया का उपयोग करते रहे हैं। वो लोग जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हिंदुस्तान के गौरव और प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी बहन के साथ के एयरपोर्ट पर लिए गए फोटो को अपनी भांजी के साथ प्रेम व्यक्त करते हुए फोटो को अय्याशी का फोटो बता के लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। ऐसे तो लाखों भाजपाई कल से ही जेल की सीटों के अंदर होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य पर विश्वास कर लिया जाए। दिग्विजय सिंह जी से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आईटी के लोग हजारों लाखों झूठ फैलाते रहते हैं, ऐसे ही इस झूठ के चक्र में आके एक गलत ट्वीट हो गया तो सामान्य बात है, उन्होंने किया। मृणाल जी, ये तो एक नेता का बड़ापन होता है अभिलाष जी कि उन्होंने तत्काल गलती को ठीक किया और लोगों को बताया। मृणाल जी, लेकिन ये मृणाल जी, मेरी चिंता जो है मृणाल जी वो ये है कि ट्वीट गलत हो गया, वो यहाँ का नहीं था, बाहर का था, उसे ठीक कर लिया गया। मैं उस ट्वीट को करने के पीछे की मंशा जानना चाहता हूं। एक धर्म विशेष जो पूज्य स्थल है उसके दीवार पर दूसरे धर्म विशेष के लोग चढ़ करके उनका झंडा लहरा रहे हैं। ये खबर, ये तस्वीर ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश का खरगोन बड़वानी सुलग रहा है, उस वक्त ट्वीट कर क्या संदेश देना चाहते हैं? आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कोई दूसरा तरीका भी अख्तियार कर सकते थे सर, या सरकार को कटघरे में खड़ा करना या दूसरे पक्ष पर कार्रवाई चाहते तो उसका दूसरा तरीका हो सकता था। क्या आपको लगता है यह जिम्मेदार तरीके से किया गया, सरकार पर कटाक्ष था? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भगवा ध्वज को लहराने के किसी दूसरे धर्म विशेष के पूजनीय स्थल पर फोटो को वायरल करने से किसका भला होता, बताइए आप। बिल्कुल ठीक बात है, एक सामान्य सी चूक हुई है। इस वीडियो की जगह तो वो वीडियो ट्वीट होना चाहिए था जो मध्य प्रदेश और देश की जनता को बताता कि दिल्ली के दंगों का मास्टरमाइंड बिन बुलाए खरगोन में रामनवमी के जुलूस के ठीक पहले पहुंचा था। वो वीडियो ट्वीट होना था जो लोगों को बताता कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा रामनवमी के जुलूस के ठीक पहले लोगों को ये बोल रहे हैं भगवान राम के श्रद्धालुओं को कि घर में घुसकर मारेंगे। इसकी जगह तो ये जानकारी लोगों तक जानी चाहिए थी। पूरी बात अपनी रख लूं मैं कि 5 साल से ये पहले 6 साल पहले रामनवमी के जुलूस की परंपरा खरगोन में चालू हुई थी। बीच में 2 साल कोरोना के कारण नहीं हुए। कपिल मिश्रा के आने से पहले उसी रास्ते पे, उसी मस्जिद के सामने, उन्हीं मोहल्लों से यही जुलूस निकला। कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, कभी कोई दंगे नहीं हुए। हमेशा मुस्लिमों ने, हिंदुओं ने साथ मिलकर रामनवमी के जुलूस का। तो मेरा वही तो कहना था मृणाल जी, क्या व्यक्ति विशेष का विरोध संप्रदाय के विरोध तक पहुंच गया है क्या? मेरा यही पूछना था सर, क्या व्यक्ति विशेष का विरोध करते, पार्टी विशेष का विरोध करते हुए एक धर्म को निशाने पर लेने की गलती कर दी क्या? अभिलाष जी, जब एक अत्यंत विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ कपिल मिश्रा नाम का खरगोन में पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते, इनके प्रशासन की जानकारी में, जब उसने खुलेआम एक भड़काऊ भाषण दिया, तो सवाल तो ये होना चाहिए कि आंख बंद करके शिवराज सिंह जी की सरकार क्यों सोई हुई थी? तो वो सवाल तो पूछिए ना सर मृणाल जी, यही सवाल पूछना था आपको, यही सवाल पूछना था। ये तस्वीर गड़बड़ हो गई। चलिए मैं आता हूं अरुण गुर्टू जी के पास, रिटायर्ड आईपीएस हैं। अरुण जी, मुझे ये समझाइए कि ट्वीट पर जिस तरह से कार्रवाई कर ली गई, क्या इसे आप न्याय संगत मानते हैं? क्योंकि ये मामला दूसरी चीजों से अलग है, पॉलिटिकल राइवलरी अलग चीज होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्टेट का अगर बिगड़ता है किसी ट्वीट या तस्वीर या संदेश से, तो उसे इसके अंदर ले लेना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? अभिलाष जी, देखिए, मैं पॉलिटिक्स में तो पढ़ना नहीं चाहता, पर एक मेरिट के ऊपर जब मैं देखता हूं तो ये मैं ज़रूर उम्मीद करता हूं कि एक बहुत वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक जो हैं वो अगर कोई चीज़ उस पर डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हें बहुत केयरफुल होना चाहिए, उन्हें बहुत बारीकी से देख के और समझ के और फिर ही डालनी चाहिए। क्योंकि जैसा आप स्वयं कह रहे थे कि भाई इससे फ़ायदा होगा, जनता में शांति फैलेगी, या ये और भड़काऊ काम, आग लगाने का काम करेगा। तो
अब उसके बाद उसको विड्रॉ कर लेना, ये कर लेना, वो अपनी जगह ठीक है, पर वो जो डैमेज जिसको कहते हैं वो एक तरह से हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे मामलों में ख़ास तौर से, जबकि देख रहे हैं अपन के एक धार्मिक जुलूस है, और धार्मिक जुलूस हमेशा उनमें हमेशा एक पोटेंशियल होता है भड़कने का, गलत रास्ते पे जाने का बहुत होता है इसके अंदर। मैंने स्वयं टैकल किए हैं इस तरह के। तो अगर बहुत ज़्यादा पुलिस सतर्क नहीं रहती, इंटेलिजेंस वाले सतर्क नहीं रहते, आपस के अंदर दोनों समन्वय नहीं बैठाते, दोनों कम्युनिटीज़ में उनके सीनियर लोगों को साथ जुलूस में क्यों नहीं रखते, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। इंटेलिजेंस की भी मुझे लगता है कि जो भी कुछ अखबारों से मैंने पढ़ा है जी, कि इंटेलिजेंस की भी चूक हुई है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि ये सब पहले से पता होना चाहिए। और ऐसे तत्वों को यहाँ तक कि इतनी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ रखी जाती है धार्मिक जुलूसों में, और इतना एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाता है। और आजकल तो आपको देखिए, हमारे टाइम में तो नहीं था, अभी तो वीडियोग्राफिंग, तो मतलब उससे भी अपने आप में एक लोग डरते हैं कि भाई वीडियोग्राफिंग हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं करें, अपना सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इन सब के बाद अगर कोई ऐसी चीज डाली जाए सोशल मीडिया पे, जी जी, तो मैं सोचता हूँ कि हाँ वो ठीक है। और फिर जैसा मैंने बताया कि बहुत धार्मिक जुलूस जो है, और खास तौर से अगर वो जुलूस ऐसे जगहों से निकल रहा है तो विशेष एहतियात होनी चाहिए। दूसरे धर्म के अनुयायी हैं या जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। अरे बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं होती है। ठीक है। सुरेश शर्मा जी के पास आता हूं मैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, मुझे जब ऐसी कोई चीजें होती हैं तो वो शेर याद आता है कि सुना है इलाके में तनाव है, पता करो कि आने वाला कोई चुनाव है। क्या सर अब ये मध्य प्रदेश में बढ़ता जाएगा क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है ये जो सांप्रदायिक तनाव है, जबकि मध्य प्रदेश की पहचान एक सांप्रदायिक सद्भाव है। तो क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है आपको ये सब, या आपको लग रहा है कि नहीं ये समाज में विघटन हो रहा है हमारे? देखिए अभिलाष जी, मुझे जब राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो रामनवमी पर अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक समुदाय विशेष कुछ निर्णयों के बाद, केंद्र सरकार के कुछ निर्णयों के बाद हिंसक होने की मानसिकता रख रहा है। दूसरा, मैं जब उसमें ये देखता हूं कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं, तो कई जगह जो है किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के यानी कि जिला अध्यक्ष तक के मकान तोड़े गए हैं। तो उससे ये लगता है कि चाहे वो राजस्थान का करौली हो या खरगोन हो, जहां एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं की सहभागिता उसमें साफ दिखाई देती है, तब ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र हो सकता है। और उसी षड्यंत्र के बीच में यदि दिग्विजय सिंह जी जैसे समझदार व्यक्ति और एक ऐसा ट्वीट करते हैं जिस ट्वीट को लेकर के और एक प्रकार से विवाद की स्थिति बनती है और उससे ये संभावना निर्मित होती है कि इससे हिंसा भड़क सकती है, तब संदेह उत्पन्न होता है। और जब मैं आप जैसे बड़े चैनल पर बैठ करके बात कर रहा हूँ, मृणाल पंत जी जैसा एक बहुत बौद्धिक व्यक्ति, क्योंकि मैं उनकी भाषा से और उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ, जब वो ये यहाँ वाचन करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट की साधारण घटना, तो मुझे लगता है कि इसको साधारण घटना कह करके भी न्याय नहीं कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहें कि भाजपा का विधायक जो है कपिल मिश्रा, तो मुझे शायद आज तक नहीं मालूम कि वो कभी भाजपा से विधायक रहे होंगे, तो ये एक गलत जानकारी देने का क्यों किया जा रहा है मुझे नहीं मालूम। और तीसरी बात, जब ये कहा जाए कि खरगोन में ये पहली घटना हुई है, तो मेरे को 32 बरस हो गए पत्रकारिता में, मुझे मालूम है कि खरगोन में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और इसी प्रकार के जुलूसों में वहां जो है घटना हुई है, ये मेरी पुख्ता जानकारी है। तो मुझे लगता है कि जब 4-5 चीजें एक साथ मिलती है कि एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता जो है यहाँ आकर के जिस तरह गोलमोल बातें करता है, जबकि स्पष्ट शब्दों में ये आना चाहिए कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र हुआ है और देश भर में जो षड्यंत्र हो रहा है उसकी आग जो है मध्य प्रदेश में क्यों आई और उसको भड़काने का काम क्यों हुआ, ये स्वीकार करने वाली बात है। यहाँ राजनीतिक विवादों का विषय नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं और निर्मित हो रही हैं, ये 3 तलाक से लगा करके और ये जो 370 के मामले, इससे पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया है
कि राजनीतिक लाभ के माध्यम से जो राजनीतिक लाभ जिस समुदाय से लिया जाता था उसका संरक्षण छटक रहा है और संरक्षण करने वाले लोग कमजोर हो रहे हैं। तो ये एक उसकी प्रतिध्वनि के रूप में मुझे समझ में आता है। तो मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उसको रोकने की दृष्टि से, सामाजिक समरसता बनाने की दृष्टि से बात करना चाहिए। अपने पक्ष की वकालत करने की बजाय सामाजिक समरसता की बहुत जरूरत है। ठीक है, जरा मैं गुजारिश करूंगा अपने पीसीआर से कि ये जो बुलडोजर की तस्वीरें हैं जरा फुल स्क्रीन कर दें। मैं पंकज जी के पास इसी सवाल के साथ लौटता हूं। पंकज जी देखिए, यहां पर एक बड़ा सवाल आप जो प्रशासन है उसकी कार्रवाई को लेकर उठ रहा है, और सवाल ये है कि इतने सारे बुलडोजरों ने आकर के करीब 18-20 मकान जितने और कुछ दुकानें उन्हें जमींदोज कर दिया। लेकिन देखिए, तय तो अभी कोर्ट को करना होता है कि किसका मकान ढाया जाएगा, कौन जिंदा रहेगा, कौन मर जाएगा, किसकी संपत्ति कुर्क होगी, किसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये प्रशासन कैसे खुद ही अदालत का काम कर रहा है सर? और आपको लगता है क्या ये ठीक है? अब जब आपने इतने मकान गिरा दिए, प्रशासन ने इतनी दुकानें गिरा दी, तब जाकर के एक क्लेम के लिए आयोग बनाने की बात कही गई है। तो जो काम पहले होना था वो बाद में हो रहा है, जो बाद में होना था वो पहले हो रहा है। ये क्या अब जो चूक हो गई उस पर पर्दा डालने की कोशिश है ये बुलडोजर्स? अभिलाष जी, कोई चूक नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में 1 मई 2020 से अभी तक लगभग 2400 एकड़ जमीन जो अतिक्रमण की गिरफ्त में थी, जिस पर गुंडे दादा माफियाओं का कब्जा था, वो मुक्त कराई गई है। और जमीन का मूल्य 18,610 करोड़ रुपए। इस जमीन का उपयोग किया जाएगा विद्यालय बनाने में, अस्पताल बनाने में, आवासहीनों को आवास बनाने में। और ये जितने भी मकान बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं वो सब अवैध हैं, इल्लीगल हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में इस 2 साल की गतिविधियों में एक भी सिंगल प्रमाण नहीं है जहां कोई कोर्ट गया हो। आज सागर में लाखन सिंह नाम के भू माफिया से 2 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त कराई, बुलडोजर चला। वहां कौन सा कोई सांप्रदायिक दंगा था, चुनाव था? ये बहुत स्पष्ट निर्देश है कि सज्जनों के लिए मामा और दुर्जनों के लिए बुलडोजर मामा। ये नीति सुनिश्चित है क्योंकि ये समय काल और स्थिति की आवश्यकता है। और ऐसे तत्व जो मध्य प्रदेश में वातावरण खराब करना चाहेंगे, माफिया बनना चाहेंगे, आम आदमी को सताएंगे, अराजक होंगे, असामाजिक होंगे, तो बुलडोजर उनका इंतजार कर रहा है और यही उनके साथ किया जाएगा। मैदान बना देंगे माफिया को, अभिलाष जी, बख्शेंगे नहीं। माफिया को बनाइए सर, लेकिन जिस तरह से अचानक, मृणाल जी मुझे बताइए, ये दुकानें देख करके लोग, स्थानीय लोगों से हमने पूछा तो कह रहे 10 सालों से हैं, मकान जो है 15-15, 20-20 साल से हैं, और आज अचानक से सरकार को ये याद आ गया मृणाल जी की ये जो है अतिक्रमण में। अभिलाष जी, अतिक्रमण है। अभिलाष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ना पंकज जी, मैं भी कह रहा हूँ अतिक्रमण है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये अचानक से अब क्यों याद आ गया सर? पिछली 15 वर्ष के कार्यकाल में पूरे मध्य प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पैसे दे करके सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। 2400 एकड़ जमीन मुक्त कराई, 18,610 करोड़ की। आज सागर का अतिक्रमण हटाया है और उस पर कब्जा कर लिया है। अगर अपने ही आशीर्वाद के तहत बनाए हुए उनका उद्देश्य क्या था अभिलाष जी? दिग्विजय सिंह जी की मंशा क्या थी, क्या करना चाहते थे मध्य प्रदेश में? कारण है ये अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई नहीं है अभिलाष जी, वो तो वास्तव में मध्य प्रदेश सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। वो तो वास्तव में मध्य प्रदेश की सरकार का सरकार को रोकने में कर रही है। केवल 2 सवाल भारतीय जनता पार्टी से और मेरे सम्मानीय बड़े भाई भाजपा नेता कपिल मिश्रा को बिन बुलाए खरगोन में रामनवमी के जुलूस में भाषण देने की इजाजत क्यों दी गई? दिग्विजय सिंह की बात करो भाई, कपिल मिश्रा की बात ठीक है। नहीं, ये सवाल आप उठा चुके हैं। मैं अरुण जी के पास आता हूँ। गुड्डू जी, मैं गुड्डू जी के पास आ रहा हूँ। गुड्डू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए गुड्डू जी, क्या इस तरह से बुलडोजर चला देना, कोई भी आरोपी जो प्रथम दृष्टया नजर आता है बिना दोषी सिद्ध किए कानून के कटघरे में, क्या आप उसे ठीक मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी कोई अपराध हो रहा है तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी जा रही है और कहा जा रहा है अवैध था। अगर अवैध था तो पहले से था। 15-20 साल क्यों इंतजार किया? 17 साल 15 साल हम बीजेपी की सरकार को देखते आए, और अवैध था तो अचानक से याद आता है और तुरंत कार्रवाई हो जाती है। और क्या यह तय है कि उसी जिस आरोपी ने पत्थर मारा उसके चाचा का मकान हो, उसके पिता के नाम पर मकान हो, उस घर में कई छोटे बच्चे थे जो बेघर हो गए? ये तमाम चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि यह अदालतों का काम है, प्रशासन को करना चाहिए क्या? नहीं अभिलाष जी, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, क्योंकि कैसा कोई कानून नहीं है कि अपराधी हो तो उसका मकान गिरा दिया जाए। पर जैसा कि पंकज जी ने कहा शायद कि
ये अतिक्रमण के वजह से। अब क्या हो रहा है कि ऐसे टाइम के ऊपर ऐसे कुछ इत्तेफाक हो रहा है कि वो ये सब घटनाएं होती हैं और उसी के बाद वो एक अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, और वो भी ऐसी जो कि बहुत पहले भी होनी चाहिए थी अगर उसको देखा जाए, अगर आपने उसको इलीगल मांगना है। तो ये एक थोड़ा तो शक डालता है कि शायद ये इस घटनाओं का फ़ायदा उठा के और फिर ये सरकार कार्रवाई कर रही है, वरना 15 साल से 10 साल से पहले अतिक्रमण नहीं हुए। तो ऐसा ये मैं कहूँ कि विंडिक्टिवनेस, सरकार तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए सरकार का। सरकार एक बड़ी अपराधियों पर कठोर हो, और जो अपराधी नहीं है। और बात मैं बताऊं, आप यूपी जी अरुण जी बोलिए। नहीं, यूपी अभिलाष जी, यूपी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। देखिए यूपी की स्थिति बहुत अलग है, हमारे वहां नहीं है ऐसी स्थिति कि हम इतना ऐसा कार्रवाई करने के ऊपर उतर जाएं, और वो भी ऐसे समय के ऊपर जबकि कोई घटना हुई हो। वैसे आप नॉर्मल कोर्स में करें तो कोई एतराज नहीं है, जैसे एक उदाहरण बताया कि सागर के अंदर इस तरह से किया तो कोई बात नहीं है। पर ये जो है फिर जनता के बीच में जो संदेश जाता है वो अलग जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर 1 मिनट बचा है सुरेश जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। आप कैसे देखते हैं बुलडोजर के इस काम को, क्या आपको ठीक लगता है सर? बहुत संक्षेप में। देखिए, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ये सारा मामला न्यायालय में विचार के लिए आया था। उत्तर प्रदेश के एक मामले में जब उन्होंने उसकी फोटो जारी की थी और वसूली की बातचीत की थी, तब ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत आपत्ति नहीं की थी। और जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं कहीं गलत हो जाऊं, थोड़ा सा मैंने डाउट रखते हुए बोल रहा हूं, वो ये है कि न्यायिक प्रक्रिया केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी न्यायिक अधिकार रहते हैं। कलेक्टर को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, तहसीलदार वगैरह के पास ये सब अधिकार रहते हैं। डैमेज रिकवर करने का तो नियम है, जेल भेजने का भी और मकान तोड़ने का प्रावधान भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहता है। और जहां तक मैं समझता हूं, गुटरू सर काफी सीनियर है, मैं उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मकान तोड़ने के काम जो है ये एसडीएम मकान तोड़ने की बात हो रही है। सर मकान तोड़ने का बिल्कुल एसडीएम के पास अधिकार होता है, लेकिन उसका आधार, जितनी हमारे पास जानकारी है कि उसका आधार अतिक्रमण हो सकता है, बेजा निर्माण हो सकता है, लेकिन अपराध में संलिप्तता पर मकान तोड़ने का। और जिला प्रशासन के अधिकारी ऐसा आदेश देते थे, न्यायालय से कभी आदेश ला करके अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जहां तक मेरी जानकारी है। और मुझे लगता है गुट्टू सर इस बात को मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, वक्त कम है, लेकिन अगर अपराध होने के बाद सरकार को अतिक्रमण नजर आएगा तो इसका मतलब यह है कि अतिक्रमण आप करते रहिए, अपराध मत कीजिए, तो सब ठीक है। लेकिन अतिक्रमण करने के बाद अगर अपराध करेंगे और वो भी एक वर्ग विशेष से होंगे, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, तो कार्रवाई होगी। पर सरकार के पास भी मजबूरी है। सरकार अगर सख्ती नहीं दिखाती है तो कहा जाता है सरकार खामोश है, सख्ती दिखा देती है तो कहते हैं कि देखिए ये बदला लेने की कार्रवाई की जा रही है। अब सरकार को तय करना है कि बीच की जो महीन रेखा है उस पर वो कैसे चलेगी, क्योंकि सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए, नीति सबके लिए समान होनी चाहिए। खरगोन और बड़वानी में ऐसा हो रहा है या नहीं, सरकार तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, मृणाल पंत जी आपका, अरुण गुट्टू जी आपका, सुरेश शर्मा जी आपका इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।